इसके हवाले से शदीद परेशानी पाई जा रही है। अगर अस्पतालों का रुख किया जाए तो आम आदमी जब वो मरीज की सूरत में इन अस्पतालों का खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं तो एक एक बेड पर एक या दो मरीज नहीं, तीन तीन या इससे भी ज्यादा मरीज आपको इमरजेंसी में और मुख्तलिफ वार्ड्स में देखने को मिलते हैं। ये तो मामला है और इस पर ऑब्वियसली काम भी हो रहा है, लेकिन एक बड़ा अजाब कि दवाई बहरहाल मिलनी चाहिए। हमने गुज़श्ता रोज भी पैराडोल के हवाले से बात की थी। तो प्रॉब्लम यह है कि पैराडोल मार्केट से गायब है और जहां मौजूद है वहां पर भी ब्लैक में बेची जा रही है, यानी कीमतों को आग लगी हुई है। एक प्रोडक्ट की वो कीमत है ही नहीं जो आम सारिफ देने पर मजबूर है। वजह क्या है कि बहरहाल उसको पैराडोल लेनी है। हमने कल ये भी जिक्र किया कि सॉल्ट लिखा जाना चाहिए, ना कि ब्रांड का नाम। डॉक्टर्स तहरीर करें अपने प्रेस्क्रिप्शन पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्रैक्टिस बहुत बुरी है और ऐसी प्रैक्टिस है जिससे अनफॉर्चुनेटली शर्म आने लगती है। हम इस तमाम मामले में बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें आगाही का एलिमेंट भी होगा कि अगर पैराडोल दस्तयाब नहीं है तो आपने करना क्या है, किस सॉल्ट को आपने इस्तेमाल करना है। पैरासिटामोल इसका कोर सॉल्ट है और सॉल्ट की शॉर्टेज नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अनफॉर्चुनेटली फायदा पहुंचाने के लिए फार्मासिस्ट भी नहीं बताता, डॉक्टर भी नहीं बताता और आम आदमी उसका खमियाजा भुगतता है। आज के मेहमानों के हवाले से बात करना चाहें, हमारे साथ नूर मेहर साहब मौजूद हैं। नूर मेहर साहब सदर हैं पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के और बहुत करीब से इन तमाम मामलात पर नजर रखते हैं। सर, आपकी आमद का, आपके वक्त का शुक्रिया। डॉक्टर सलमान काजमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक रहनुमा हैं YDA के, बहुत करीब से चीजों को देखते हैं। मोहसिन अलवी साहब नुमाइंदा लाहौर रंग, सेहत के मामलात को बहुत करीब से देखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बात का आगाज करना चाहेंगे नूर मेहर साहब से ही। नूर मेहर साहब, समझना चाहेंगे कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ये हैं और हम इस पर बार बार बिबता कर चुके हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती कि डॉक्टर्स ब्रांड का नाम क्यों लिखते हैं। ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं होता? बहरहाल असल में डॉक्टर्स जो है ना, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो डाकू का किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि जो डॉक्टर का नुस्खे पे जो डॉक्टर लिख देता है उसको अमर समझा जाता है और मरीज़ बेचारा मजबूर होता है कि वही दवाई जो है ना वो एक नफसियाती तौर पे भी है। लेकिन खैर पैनाडोल जो शॉट है ये तो एक ओवर द काउंटर बग़ैर नुस्खे के भी जो है ये मिल सकती है और ये उन अद्वियात में, जान बचाने वाली अद्वियात में नहीं आती, लेकिन ज़रूरत होती है, हर घर की तकरीबन ज़रूरत होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़ा मशहूर तरीन जो है ये ब्रांड है पाकिस्तान में। और होना तो ये चाहिए कि इसमें जो साल्ट है वो पैरासिटामोल है, तो पैरासिटामोल ही लिखा जाना चाहिए। और जो है फार्मेसीज़ पे अब देखें तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा कंपनियों की ये रजिस्टर्ड है पैरासिटामोल दवाई, जो ड्रग अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है। अंदाजे के मुताबिक 111 कंपनीज कही जाती हैं। जी, अब 111 कंपनियों में जो पैरासिटामोल, जी, अब 111 में से जो है ना सिर्फ जो एक कंपनी की जो है ना वो ज़्यादा किया जाता है। असल में ये जो ड्रग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनी ख़ास तौर पे JSK स्मिथ क्लाइन जो है इसकी मिली भगत है। JSK जो है पाकिस्तान की जो है सबसे बड़ी कंपनी है और जिसकी तकरीबन 94 अरब सालाना सेल है। और इस लिहाज से अब होता यह है कि आए रोज़ क्योंकि अद्वियात की कीमतें जो हैं ड्रग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ट्राइका की वजह से ये कीमतें आए रोज़ बढ़ाते हैं। अब कीमतों की क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं होती और हर महीने बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं कि आए रोज़ कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आम आदमी की ज़रूरत होती हैं, इसके अलावा और भी कई दवाइयाँ हैं जो मसनूई तौर पे किल्लत की गई है, ख़ासतौर पैराडोल की। तो अब जो है इस मामले में देखिए रियासत का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रियासत ने अपने तनख्वाहदार मुलाजिम भर्ती किए होते हैं जो कि ड्रग इंस्पेक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। वो क्या काम करें, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अब ये देखें यास्मीन राशिद साहबा के जो क्लेम है उसके मुताबिक 3 करोड़ 24 लाख जो है पैराडोल्स वो दस्तयाब करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद पैराडोल ब्लैक में बिकती है। ड्रग इंस्पेक्टर्स कहां पर हैं, वो क्या कर रहे हैं? असल में जिस तरह शुगर माफिया है ना, और तो वो चीनी बाज़ बड़े बड़े जो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो दवाइयों के भी जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सारा माल जो है ना बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ख़रीद लेते हैं
और आम जो रिटेल है या फार्मेसीज़ हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं उन पे नहीं आ पाती। अब क्योंकि इसकी असल कीमत तो तकरीबन 14 रुपये 46 पैसे के करीब है, लेकिन ये जो है तकरीबन 25 रुपये या इससे भी ज़्यादा कीमत पे मार्केट में बिक रही है। 14 रुपये 46 पैसे होनी चाहिए। अब उसकी भी जो है असल में जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की फरमाइश पे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान इस्लामाबाद की फरमाइश पे जो है इस तरह का खेल रचाया जाता है और इस तरह की जो मसनूई किल्लत है, जो जानबूझ के चीज़ अवेलेबल होती है मार्केट में लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं की जाती, यानी जायद मुनाफा कमाने की खातिर ये तमाम चीजें की जाती हैं। मोहसिन अलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नूर साहब, मैं चाहूंगा कि मोहसिन अलवी नुमाइंदा लाहौर रंग है, उनको भी इस डिस्कशन में लिया जाए। मोहसिन, सेहत ठीक है आपकी? जी इमरान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह राजी हो। मोहसिन साहब, क्या सिचुएशन है? देखिए, मार्केट में पैराडोल जैसी एक मेडिसिन जो कि आप रेडी पर भी रखते हैं तो वो बिक जाती है, वो मेडिसिन शॉर्ट है और डॉक्टर्स जो है वो पैराडोल प्रेस्क्राइब करते हैं। पैरासीटामोल जो कि बुनियादी सॉल्ट है वो नहीं प्रेस्क्राइब कर रहे होते। दूसरी जानब जो फार्मासिस्ट होता है वो भी नहीं गाइड कर रहा होता कस्टमर को। अनफॉर्चुनेटली आम आदमी ख्वार हो जाता है और वो ये समझता है कि जनाब पैरासीटामोल जो मुझे चाहिए इस वक्त इलाज के लिए वो तो मिल ही नहीं रही। इसमें दो चीजें इमरान, एक तो ये है कि पैनाडोल की शॉर्टेज कोई नहीं है। पैनाडोल हर मेडिकल स्टोर के ऊपर वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन वो जो हराम खाने की लत लगी हुई ना बहसियत मजबूरी पूरी कौम को, उसकी वजह से शॉर्टेज है। यानी आप मेडिकल स्टोर पे चले जाए, उनके पास पैनाडोल पड़ी होती है, वो देते नहीं है। ये कैसी चीज है? अगर उनके पास होती है तो बेचने के लिए ना, ब्लैक में बेच रहे हैं। हाँ, ब्लैक में बेच रहे हैं। जानबूझ के मसनूई किल्लत जो है पैदा की जाती है। जैसे अभी वो चीनी वाले मामले की बात हुई, तो हर शोबे के अंदर एक माफिया है जो इंसानी, बदकिस्मती ये है कि जहाँ इंसानी जानों की बात आती है वहां पर भी ये माफिया काला धन कमाने के लिए, हराम कमाने के लिए लोगों की जानों के साथ भी खेलते हैं। पैनाडोल क्या है, कितनी को महंगी दवाई है। सर वही तो बात है कि रियासत कहां पर है, आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स कहां पर है, आपकी इंतजामी मशीनरी कहां पर है? क्या फेलियर समझा जाए इसको? अब देखें, मिनिस्टर जो है या सेक्रेटरी है वो तो ड्रग उन्होंने किस पे इम्प्लीमेंट करवाना है, किसके जरिए अमल दरामद करवाना है? ड्रग इंस्पेक्टर्स मौजूद है इसी मकसद के लिए, और क्या काम है उनका? जिनसे आपने करवाना है उनके तो पहले भत्ते तय होते हैं, उन्होंने तो पहले महीना लगाया होता है जगह पे। जो जिनके जरिए आपने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, जिनके जरिए आपने लोगों को मजबूर करना है कि आप कानून के मुताबिक अद्वियात बेचें, लोगों को तंग रखें, वो तो पहले बिके होते हैं, उन्होंने पहले अपने रेट मुकर्रर किए होते हैं। तो वो जाके आगे अगर सारी अच्छा की रिपोर्ट देते हैं तो हुकूमत वही जारी कर देती है कि सब कुछ अच्छा है, हालांकि अच्छा कुछ भी नहीं होता। तो उनके सामने सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन चूंकि जेबें गर्म हो चुकी होती हैं। एक ड्रग इंस्पेक्टर आप चेक करें, जहां जहां पे लगा है, सालों साल से ही लगे हुए हैं, और जिस तरह की इनकी तनख्वाह सालाना महाना आती है गवर्नमेंट से, इस तरह उनके महाना पैसे आते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मोहसिन हमारे साथ ही रहिएगा। नूर साहब हमारे साथ मौजूद है। नूर मेहर साहब, जिस तरीके से मोहसिन अलवी बता रहे हैं, मुझे तो उनकी बात से ये तासुर मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एक डाक खाने का काम करती है कि उनको जो ड्रग इंस्पेक्टर्स बता देते हैं वो डाक उसी तरीके से आगे चला देते हैं और अपना इनपुट जीरो। क्या सिचुएशन है सर? देखें, ड्रग इंस्पेक्टर तो ड्रग माफिया का सबसे बड़ा अलाकार है और ड्रग अथॉरिटी जो है इससे और ज़्यादा है। देखिए, अद्वियात की जो कीमतें हैं वो इस मौजूदा हुकूमत ने कोई 14 दफ़ा बढ़ाई है 3 सालों में, और तकरीबन दवाइयों की कीमतें जो हैं वो 2018 की निस्बत आज दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी हैं, और उसका डाटा ऑलरेडी इस पर बात हो। असल मसला यहाँ पे ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर ख़ुद जो है वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार है कि दवाई मसनूई तौर पे शार्ट हो और महंगी हो। उसकी वजह यह है कि वो आवाम के हकूक़ के लिए काम नहीं करते, वो फार्मास्यूटिकल माफिया के हकूक़ के लिए काम करते हैं। उनके काम, इसकी वजह यह है कि पिछला जो ड्रग अथॉरिटी का सरबराह था शेख अख्तर साहब, वो नैब के रिकॉर्ड में मुर्दा थे और उनकी PhD डिग्री जाली, वो साबित हमने की। मैंने उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट की, उसने भी मेरे खिलाफ सैकड़ों केस बनाए, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबित हुआ कि उसकी PhD डिग्री जाली है और वो नायब के रिकॉर्ड में गलत तौर पे मुर्दा था। वो साबित हो तो किस्मत आदमी के मुर्दे आपके खिलाफ केसेस कर रहे हैं। जी जी जी, अब वो टर्मिनेट हो गए। अब क्या है कि वो उनके गठजोड़ थी ड्रग माफिया के साथ, उनके लिए उन्होंने आए रोज अद्वियात की कीमतें बढ़ाई। अब उनके जो कंटिन्यूएशन है अभी मौजूदा CO ड्रैप, अब क्या है कि पिछले 3.25 साल से कोई भी CO ड्रैप नहीं है। हर 3 माह के लिए लगाया जाता है,
एक आसिम रऊफ साहब हैं, और वो उसमें डिलीवर कैसे करेगा जिसको पता है कि 3 महीने बाद मैं नहीं होऊंगा और मुझे नहीं पता कि कब मेरी छुट्टी करा दी जाएगी, वो क्या डिलीवर करेगा, पॉलिसी कैसे देगा? जी, वो 18वें ग्रेड के आदमी हैं और 21वें ग्रेड में के लिए काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि इस हुकूमत को तो इसका तो बिल्कुल कोई हाल ही नहीं है ना। अब पंजाब हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद सूबों को चाहिए कि ड्रग अथॉरिटी अपनी बनाएं, जैसे केपी के गवर्नमेंट ने काम अच्छे किए हैं, कुछ कदरे इनसे। तो अब क्या है कि अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड किसी वेबसाइट पे नहीं है, दवा कौन सी रजिस्ट्रेशन है उसका है मैं चाहूंगा नूर साहब, डॉक्टर सलमान काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी डिस्कशन में ले लिया जाए। सेक्रेटरी YDA पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, मुख्तसर सा जवाब चाहूंगा कि आखिरी दफा आपने किसी ऐसे डॉक्टर को कब देखा जो सॉल्ट लिखता हो ना कि ब्रांड का नाम अपने प्रिस्क्रिप्शन पे? देखिए जी, चंद लोग हैं ऐसे, चंद लोग, बाकी सब वही दवाइयाँ लिख रहे हैं जो मेडिकल रैप्स आके उन्हें कहते हैं कि जी ये डॉक्टर साहब दवाई है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक सिस्टम ऐसा बन चुका है जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो वही लिख रहे हैं जो कि रूटीन में, और बहुत सारे लोगों में जो 60,000 जाली डॉक्टर्स हैं सूबे में वो भी शामिल हैं, जो कि मुख्तलिफ, आप अगर कभी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह देखें जो कि बड़ी बड़ी होस्ट हो रही होती हैं लाहौर के होटल्स में, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में क्वैक्स भी उनमें शामिल होते हैं। और एट टाइम्स आपको हैरत होती है कि यार क्वैक क्या कर रहे हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। असल में वो बिजनेस है जो कि कंपनीज हर उस आदमी को बुलाती हैं जो उन्हें बिजनेस दे रहा है। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, ये भी हो सकते हैं। अगर आपके पास 100 मरीज रोज का आ रहा है, ये तो मरीज नहीं आपको आके पूछता कि आप डॉक्टर हैं या नहीं। बहुत सारे मरीजों से हम पूछते हैं कि यार ये आपने किस डॉक्टर को दिखाया, वो कहते हैं जी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया। क्वैक्स जो हैं वो बहुत बड़ा मार्केट है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की चला रहे हैं, और बहुत सारी दवाई उनकी बिक रही है। इस वजह से वो हर मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इवन बाहर तक जाते हैं। ठीक हो गया, यानी कि वो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं अपने कारकर्दगी की वजह से। डॉक्टर साहब समझना ये चाह रहे हैं कि पैनाडोल एक ब्रांड है, एक मेडिसिन है, और उसकी शॉर्टेज का बहुत ज्यादा मसला चल रहा है डेंगू की वजह से। अब हमारे पास उसका बेसिक सॉल्ट जो है उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद है, मेडिसिन मौजूद है, तमाम मेडिकल स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन लोग उस सॉल्ट पर नहीं जाते जो कि पैरासिटामोल है। डॉक्टर्स इसमें YDA क्या किरदार अदा कर सकती है, या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है? देखें जी, ये तो लोग एक्चुअली ये जब दवाइयाँ चल निकलती हैं, जिस तरह कोई मैदे के कैप्सूल हैं तो ओमेप्राजोल दवाई है और उसके अंदर बहुत सारे ओमेगा भी है, राइजेक भी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक आधा ब्रांड पब्लिक में मशहूर होने लग जाता है और वो बताते हैं साल पहले को नहीं, डॉक्टर्स के अलावा पब्लिक खुद भी खरीदती है पाकिस्तान में। आप जब डॉक्टर, जब मैं आपको नहीं सर मैं आपको बताऊं 90% दवाई तो जो बिक रही है वो बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के बिक रही है। उसको आपने मुझे बताया यार इस दवाई से फर्क पड़ा था, मैंने जाके खरीद के खा ली, मुझे फर्क पड़ा, मैंने किसी और को कह दिया। 90% मरीज तो मेडिकल स्टोर वाला खुद ट्रीट कर रहा है, डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। वो वैसे ही दवाई लेता है 100 रुपए में, वो कहता है यार डॉक्टर की फीस क्यों दूं, 100 में दवाई लेके खा लेता हूं। 90% वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, वैसे मजे की बात ये डॉक्टर साहब बुरा ना मनाइएगा, ये काम भी फार्मासिस्ट का ही होता है, डॉक्टर का काम नहीं होता। डॉक्टर ने सिर्फ डायग्नोसिस देना होता है। फार्मासिस्ट मौजूद ही नहीं है, फार्मासिस्ट मौजूद ही नहीं मेडिकल स्टोर पे। वो तो मैंने मेडिकल स्टोर खोल लिया, आपने खोल लिया, इन्होंने खोल लिया, आज तक भी किसी ने पूछा ही नहीं किसी को कि भैया आपने मेडिकल स्टोर खोला तो कोई फार्मासिस्ट भी है कि नहीं आपके पास। यानी कि कहानी घूमकर फिर उसी बंदे पर चली गई जहां से बात शुरू हुई थी, ड्रग इंस्पेक्टर। जी, ड्रग इंस्पेक्टर मंथलियाँ लेते हैं और होना तो ये चाहिए कि हर मेडिकल स्टोर पे लाजमन फार्मासिस्ट क्वालिफाइड पर्सन जो होना चाहिए, लेकिन 90% जो है ना वो बैठे ही नहीं होते और बगैर नुस्खा के जो दवाई जो है वो देनी नहीं चाहिए। सिर्फ हाँ चंद एक दवाइयाँ हैं जो OTC में है। मैं चाहूंगा मैं डॉक्टर साहब से ही कंटिन्यू करूं। डॉक्टर साहब, इशू क्या होता है? कोविड आया, हमने मास्क को आग लगते देखी, हमने कोविड की मेडिसिन को आग लगते देखी, इवन कि अगर ऑक्सीजन के हवाले से हमने एक शो किया और हमने दिखाया कि जो ऑक्सीजन का 13 लीटर का सिलेंडर जो है वो 30 हजार में बिक रहा था। रेगुलेटर जो है मामूली सी चीज है, 1500-2000 रुपए उसकी प्राइस हुआ करती है, 8000-9000 में बिकना शुरू हो गया। इसी तरीके से कोविड आ जाता है तो पैनाडोल को डेंगू आ जाता है तो पैनाडोल को आग लग जाती है। प्रॉब्लम ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या ये एग्जैक्टली थर्मामीटर 20 रुपए का था, 280 का ब्लैक हो गया। ऑनेस्टली मेरा अपना भतीजा हॉस्पिटलाइज्ड था और मुझे हॉस्पिटल में थर्मामीटर नहीं मिल रहा था क्योंकि ब्लैक
अटैक हुआ था डेंगू की वजह से, मैं रिसेंट बात कर रहा हूं। सिचुएशन ये है कि इन तमाम मामलात को हैंडल करने के लिए एक जिम्मेदार होता है, उसका नाम हुकूमत होता है। हुकूमत वो कहां पर है? नहीं जी, देखें बात यह कि हर जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनाई है, उसके अंदर सीओ हेल्थ है, उसके नीचे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और डीडीएचओज हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनका काम ये सारा कुछ देखना है, जो मेडिकल स्टोर हैं, बाकी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ हैं उनका काम है स्प्रे कराना, कोविड की मैपिंग करना, बाकी और सारे काम करना। जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट हैं, यानी कि वो कोई काम नहीं करते, जो वही काम करते हैं जो नूर मेहर साहब बता रहे हैं। नूर मेहर साहब ने और मोहसिन साहब ने उनको बड़े खूबसूरत काम बताए। असल में प्रॉब्लम ये नहीं, ईमानदार लोग भी हैं, हर बंदा बेईमान नहीं होता, मगर फिर भी जो चंद लोग हैं उनकी वजह से इंप्रेशन ये है। और इंप्रेशन ये होने की वजह से ये कि क्योंकि कोई रेगुलेट हो नहीं रहा। देखें आप जितने सरकारी अस्पतालों के इधर उधर मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ से कुछ फिक्स मेडिकल स्टोर्स हैं जो कि नशे के टीके बेच रहे हैं, नशेई पड़े हुए हैं, वो टीके बिकते जा रहे हैं। चंद बंदे उनमें से आज तक पकड़े गए हैं जो FIA के पर्चे में फंसे हैं और जिनकी 2-2 साल जमानतें नहीं हुई। बाकी सब वही हैं जो इधर जाते हैं ड्रग कोर्ट से छुट के फिर वापस आ जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक जो रेगुलेटर्स हैं वो सिस्टम में उस माफिया का हिस्सा बन गए हैं। अगर जब तक वो इस तरह ही सिलसिला चलता रहेगा, हमने तो कैटेगोरिकली कहा है कि आप इनके टाउन्स खत्म करें, इनको कहें 1, 2 या 3 ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम अलग से बनाएं जो कि आपके नजदीक ऐसे हों कि जो आपको मतलब न्यूट्रल जाके कार्रवाई कर सकते हैं। और उन्हें हर तरह क्विकली एक आंसर लेने के बाद मैं मोहसिन नदवी साहब की जानिब बढ़ूंगा। समझना ये चाहूंगा कि डॉक्टर्स सॉल्ट लिखना शुरू और ब्रांड लिखना बंद करेंगे या नहीं करेंगे? इन शॉर्ट डॉक्टर साहब आपसे बात करूं, डॉक्टर सलमान काज़मी साहब। हाँ जी सर, ये जो आपकी बात है जेनरिक और सॉल्ट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होना यही चाहिए जेनरिक। मगर असल में मैं आपको खुद बताता हूँ मिसाल, मतलब जो हम मेयो हॉस्पिटल में बैठे हुए, तो मेयो हॉस्पिटल में अगर हम एक दवाई लिखते हैं तो बाहर जो मेडिकल स्टोर वाला है वो दवाई नहीं देता जो हम लिखते हैं, वो दवाई देता है जो उसे मेडिकल रैप में कहा है सॉल्ट लिखते हैं। नहीं सर, हम तो कभी सॉल्ट लिखते हैं, कभी ब्रांड लिखते हैं, और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं क्योंकि ये नॉर्म्स में है। मतलब अगर मैं उसको ओमेप्रोजोल लिख दूंगा तो वो उसे 2 रुपए वाला ओमेप्रोजोल उसको 50 रुपए वाली गोली के, मतलब अगर मैं उसे राइजेक लिखूंगा तो वो उसको देगा वही जो उसको सूट करता है। मतलब जो आगे जो बंदा देने वाला है उसने भी आगे अपनी वो जो भी देगा, हम तो अपना काम ठीक नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ सर, जिस तरह इसको तो मैं आपको सर उसके अलावा उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इनकी भी जब आप प्रैक्टिस में दवाइयां यूज करते हैं तो फर्क है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाई है उसमें प्रॉब्ली दवाई ज्यादा है और एक्सिपिएंट जो है वो कम है। कई ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जैसे मैरोनम है, ओरिजिनल जो मैरोनम आ रहा है, अगर आप वो आईसीयू में किसी पेशेंट को लगाते हैं और उसकी बजाय कोई लोकल किसी कंपनी का आ रहा है तो उसकी एफिकेसी का फर्क है। जो कि आप मेडिसिन है ना, चंद मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन तो ऐसी नहीं है। मैं वैसे तो अंदर दवाइयां अस्पताल खरीद रहे हैं, मगर चंद दवाइयां ऐसी हैं जिनके अंदर आपको तसल्ली होती है, जिनके आपको पता है कि यार ये वाला लेसिक्स लगाएंगे तो ये होगा और अगर ये लगाएंगे तो 4 टीके भी लग जाएंगे, असर नहीं होगा। अब ये अनफॉर्चुनेट है, ये तो ड्रग टेस्टिंग लैब को इंश्योर करना चाहिए। देखिए हर दवाई मार्केट में आने से पहले उसकी डीटीएल हुई है, हमारी तो टोटल रिलायंस उस पर होनी। ठीक हो गया। मैं मोहसिन नदवी साहब को ऐड इन करना चाहूंगा। मोहसिन, डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी, रहनुमाई फरमाइएगा, आप क्या देखते हैं? इमरान, अगर आपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करना है, क्वैक को खत्म करना है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को खत्म। क्वैक को एक बार साइड पे कर देना, मैं तो जेन्युइन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं फिल वक्त जो है। मैं तो क्वैक्स तो एक ऐसी चीज है जिस पर तो बात ही एक है कि ये इनको साइड पर होना चाहिए। मैं जेन्युइन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। मेडिकल रैप का दाखिला बंद है अस्पतालों में, पता है ना आपको, लेकिन वहां पे होते हैं के अंदर मेडिकल रैप नजर आएगा, कहीं भी फिजिकली उसको रोका नहीं गया। और उनके पास नए नए टैक्टिक्स हैं, जैसे अभी आलमी कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं, हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस की, तो उसके जरिए डॉक्टरों को बाहर लेके जाया जाता है, वहां पे उनको मराहत दी जाती है। आप ये देखते हैं कि डॉक्टर के मेडिकल जहाँ पे उसके क्लिनिक है उसके आसपास मेडिकल स्टोर के ऊपर उसी कंपनी की दवाई जो बिक्री होती है और उसकी मजबूरी होती है मेडिकल स्टोर वाले की वो खरीद रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि इस डॉक्टर से जिस बंदे ने निकल के आना है उसने इस कंपनी की मेडिसिन लिखनी है। दैट इज द पॉइंट। तरीके के साथ करप्शन की जाती है और लोगों के तरीके के साथ उसको पता है डॉक्टर को कि ये मेडिसिन इसके लिए बेहतर नहीं है, उसको पता है कि ये देनी है, लेकिन उसने देनी है क्योंकि कंपनी ने उसको कहा हुआ है, कंपनी के साथ उसका तय है। और उसके जो आसपास वाले मेडिकल स्टोर उनके साथ बकायदा बात हुई होती है कि अगर पैराडोल रखनी है तो किस कंपनी की रखनी है, किस ब्रांड की रखनी है। तो ये सारा एक बड़े तरीके के साथ बड़े मैनेज किया जाता है, मैनेजरियल तरीके के साथ। और उसमें अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर मेडिकल रैप मौजूद होते हैं और वो अब पहले तो जाके उसे बताते थे ना कि हमारी कंपनी की ये चीजें हैं। अब वो पार्ट टाइम जाके उनके क्लिनिक में ये बताते हैं कि सुबह हम आएंगे तो अगर आप ये सेल करेंगे तो ये हम आपको मराहत भी देंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मोहसिन, मैंने तो अनफॉर्चुनेटली कैफेटेरियाज में मुलाकातें होते देखी हैं। मैं चाहूंगा कि नूर मेहर साहब को वापस लाएं। नूर साहब, रहनुमाई फरमाइएगा
कि ये तमाम डिस्कशन चल रही है, एक विशेष सर्कल है सर, कि एक कहता है दूसरा जिम्मेदार है, दूसरा कहता है तीसरा जिम्मेदार है, तीसरा कहता है पहला जिम्मेदार है, हालांकि तमाम स्टेक होल्डर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। आप क्या कहते हैं? देखें, आपने तकरीबन 2 साल पहले पैनाडोल पे प्राइस इंक्रीज़ की जा रही थी और तकरीबन 10 और दवाइयाँ भी थीं। आपने कोट लखपत जाके बाबर मेडिसिन कंपनी पे किया और वहाँ पे ही मशीन लगी हुई थी जो कि प्राइस चेंज कर रही थी। कंपनी इसके बावजूद आज भी एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। जी, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उस पर कोई FIR खास नहीं हुई, उस पर कोई केस नहीं हुआ। थोड़े साहब ने कोशिश की, उसको बाद में डीसील हो गया और उन्होंने कहा जी ये तो हमारा, हालांकि साथ ही थे, कहते जी हमारा हिस्सा ही नहीं है। तो बहरहाल बात ये है कि वो जो प्राइस इंक्रीज की पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जाली फैक्ट्री थी, समझ लें। तो उसके लिए हमने प्रिंटिंग इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज लॉ। अच्छा, अब क्या है, अभी जो ये पैनाडोल शॉर्ट हो रही है, असल में पैनाडोल ना रॉ मटेरियल महंगा हुआ है ना वो कुछ हुआ है। 14 रुपये 46 पैसे का स्ट्रिप होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पे मसला ये है कि ये जो 14 दफ़ा पहले इस 3 सालों में इस हुकूमत ने बढ़ाई है, अब जो है ना अब 15वीं दफ़ा बढ़ाना चाह रहे हैं, जो कि आपके जो है ना ये शोर मचाएंगे। तो हुकूमत, अब जिस मुल्क के वजीर जो है ना सेहत ये कह रही हो कि जी 2004 से क्योंकि कीमतें नहीं बढ़ी थी तो अब ये इसलिए बढ़ गई हैं, उसको भी चले छोड़ें, वो तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अब वो आप खुदा का नाम ले, भाई उन्होंने क्या किया है, मरीज के एक काम बता दे जो वेलफेयर के लिए किया हो। आप सारे, मेरी बात सुनिए, सारे ड्रग इंस्पेक्टर उनके हैं, सारे ड्रग इंस्पेक्टर उनके हैं, रिपोर्ट उनको करते हैं, उनके लिए बताएं कोई मरीज की बेहतरी के लिए किया हो, कोई दवाई की कीमत का रिकॉर्ड और वेबसाइट पे डाला हो, रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड डाला हो, कुछ तो नहीं किया। सिर्फ मरीज खुश है, मरीज को मारने के लिए बैठी हुई है क्या वो? जान छोड़ दें इस डिपार्टमेंट की, इसको भी छोड़ें। असल में ड्रग अथॉरिटी जो है, असल इस पे वो है ना जो डॉन बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी माफियाज बैठी हुई हैं, मुर्दा लोग जो बैठे हुए हैं, वो आम मरीज के लिए कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब होना तो ये चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, उनको ये सारा ड्रग हेल्थ और एजुकेशन इनके पास है, लेकिन ये कुछ नहीं करते। आपने कोशिश की, चंद मैं भी जोर लगा लूंगा, मेरे पे भी दर इन्होंने सैकड़ों में मेरे पे मुकदमा पहले भी हुए, हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन यार हमारे पढ़े लिखे होने का आम आदमी को फायदा होना चाहिए ना। हम अगर ड्यूटियां ही सिर्फ कर रहे हैं, फायदा देना ही जरूरी है। उसके लिए एक मिनट देखें, बात ये है, इंसानियत तो ये है ना कि एक जो दिल का स्टैंड है वो बाहर से 20 यूरो का, मतलब 4000 का 5000 का इंपोर्ट होता है, चलो 10,000 का बेच लें, लेकिन यहाँ पे 1.5 लाख का 2 लाख का बिकता है। रियासत जो है आम आदमी के लिए तो है नहीं, ये तो फार्मा कंपनियों के लिए है। देखें, दुनिया का पैसा जो है ज्यादा कंपनियों के पास है। अब क्या है कि कंपनियां जो है पैसे से पैसा पैसा पैसा, भाई कौन सी चीज है जो खराब डॉक्टर्स हैं कुछ या कुछ ज्यादा, उनको कौन सी चीज है जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां नहीं देती? मतलब कि वैलेंटाइन डे से लेके बाहर के टूर से लेके एसी फ्रिज और थाईलैंड के उबरे क्या कुछ नहीं देते ये। डॉक्टर सलमान काज़मी साहब, सर इल्जाम है डॉक्टर कम्युनिटी पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये गाली भेड़े हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, हम तो उन्हें कंडेम करते हैं, पूरी वाईडीए उन्हें कंडेम करती है। हो रहा है नहीं हो रहा? 100% हो रहा है। मैं कब कहा कि नहीं हो रहा? मैं तो कंडेम कर रहा हूँ। इसका हाल ये है सर कि जब तक आप रेगुलेटरी निज़ाम नहीं लेके आएंगे, जब ये सिर्फ एक साइड से रेगुलेट नहीं होना, ये मल्टीपल साइड से रेगुलेट करने की जरूरत है। हमारी वैल्यू इसके अंदर सर ओवरऑल आप कीमतों से लेके दवाइयों की रजिस्ट्रेशन तक, उनकी दवाइयों की कीमतें डिस्प्ले होने तक, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है 15-15, 20-20, 50-50, 100-100 ब्रांड्स की एक जेनरिक नेम पे होने तक, ये एक ओवरऑल पूरा निज़ाम के ओवरऑलिंग चाहिए। और ड्रैप की सबसे पहले ड्रैप को सीधा होना चाहिए। जब तक ड्रैप सीधी नहीं होगी उस वक्त कंपनियां कभी काबू नहीं आएंगी। और जब कंपनियां सारी इतनी ताकतवर हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी उनके सामने ऐसे है, चुप है कि बस ठीक है, तो फिर सारा कुछ चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे रेगुलेट होने की ज़रूरत है। जब तक फेडरल गवर्नमेंट नहीं रेगुलेट करेगी, नीचे कुछ ठीक नहीं हो सकता। सर, आप वाईडीए का फेस हैं, आपने एक बहुत बड़ी स्ट्रगल की। मुझे आज भी याद है जिना अस्पताल के इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जिस वक्त वाईडीए की दाग बेल जो है वो सेटल की जा रही थी, बनाई जा रही थी, मुझे आज भी वो दिन याद है। समझना ये चाहूँगा कि हमें उम्मीद थी
कि अब मरीज की सुनी जाएगी। वजह क्या है कि इस तमाम सिस्टम के खिलाफ अंदर से लोग खड़े होंगे और वो तमाम चीजें निकालकर सामने लाएंगे। वाईडीए का प्लेटफॉर्म अनफॉर्चुनेटली सर पेशेंट से ज्यादा अपने मामलात पर बात करता है। अगर पेशेंट को साथ मिला लिया जाए तो क्या आसानी नहीं होगी? देखिए सर, बहुत सारी चीजें पेशेंट्स की भी हाईलाइट हुई। किसी अस्पताल में कोई मशीन खराब होती है, वाईडीए उसे हाईलाइट करती है। मल्टीपल टाइम्स पीछे सुप्रीम कोर्ट में जो हेल्थ के मामला हुए वो सारे वाईडीए ने हाईलाइट किए। बहुत सारे छोटे चीजें, वाटर के प्लांट्स, हॉस्टल, इस वक्त डेंगू की वजह से एक बेड पर 3-3 मरीज पड़े हुए हैं। ऐसा मैं आज भी डॉक्टर सर्व करने के काबिल नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। असल में डेंगू की जो प्रिवेंशन की एक, अभी ये दोबारा भी आ सकती है, अगले मार्च में भी दोबारा इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि अभी तो सर्दी आ जाएगी, केस कम हो जाएंगे। तो अगली जो मार्च है उसके लिए हमें ये देखना है कि जो जहां जहां इस मच्छर ने अंडे दिए हैं उनको तलब किया जाए, जो डेंगू की टीमें उनको एक्टिव किया जाए, क्योंकि ये एक दोबारा ये सूरत हाल ना हो जाए। आज का भी अगर आप डाटा देखेंगे तो 80 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं डेंगू से। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें हर बंदे का रोल देखें। अब बहुत सारे लोग, हमारे डॉक्टर्स बीमार हो कि अरे मैं शाम को हॉस्टल में फिर रहा होता हूं तो लड़के टी शर्टें पहन के भाग रहे होते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं यार डेंगू इतना ज्यादा हुआ है तो तुम लोग शाम को ना करो वॉक, दिन के टाइम कर लो जो करना है, ताकि, मगर गवर्नमेंट ने सख्ती नहीं की, पार्क्स बंद नहीं किए, लोगों पे थोड़ा सा 2 महीने की सख्ती थोड़ी बहुत करते हैं तो शायद बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो कम। 8,500 मकामात पर आज लाहौर में जो है वो डेंगू लार्वा की निशानदेही हुई है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन सर, है। ये महीना पड़ा है अभी सर्दी बढ़ ये सर इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं कि ये सिर्फ लाहौर में नहीं, बहुत सारे शहरों में असल में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, इनको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर पहले एक मीटिंग लेता होता था सुबह 6 बजे रोजाना शहबाज शरीफ, उसमें सब जाते थे, सब आंसरेबल होते थे। स्पेशल ब्रांच अपनी रिपोर्ट बना के देते थे कि जी ये फलां अस्पताल में राउंड नहीं हुआ, फलां जगहों पे लार्वा निकल आया, फलां जगहों पे डिप्टी कमिश्नर ने दौरा नहीं किया, मतलब एक न्यूट्रल एनालिसिस साथ हो रहा होता था। तो इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो स्पेशल ब्रांच की और एजेंसीज की मदद लें और उसके जरिए देखें कि कहां कहां हमारे फ्लॉज आ रहे हैं, चाहे वो फॉल्टी रिपोर्ट हो थोड़ी, मगर थोड़ा सा तो इनके लिए आसानी होगी लुक आफ्टर करने के लिए कि यार ये यहाँ जो है ये हमें करेक्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जिस वक्त एक वार्ड तकरीबन 20, 25, 30 लोगों के लिए और वहां पर 100-125 पेशेंट लाकर फेंक दिया जाता है, एक बेड के ऊपर 2-2, 3-3 लोग पड़े मरीज मुतासिर होंगे, मरीज तो मुतासिर होंगे, लेकिन डॉक्टर सर्व करने के काबिल रह जाता है। देखिए डॉक्टर्स भी फिर उतना ही पेशेंट जो है जो क्रिटिकल मरीज हैं वो मिस हो जाएंगे, यानी कि जो नॉर्मल मरीज हैं वो बार बार उसको बुलाते रहेंगे, यार हमें देखो, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं। तो जो बेचारे क्रिटिकल हैं, जो कि पूरी तरह कह नहीं सकते कि मुझे देखो, वो फिर वो इग्नोर हो जाएंगे। आप एक बंदे को कहेंगे कि यार ये 50 मरीज देखो और एक बंदे को कहेंगे आप 20 मरीज देखो, डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया। बहरहाल जी, दिस इज द सिचुएशन। यास्मीन राशिद साहबा, यू आर अ डॉक्टर और आपसे इस कौम ने बड़ी तवक्कुआत लगाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब्दीली आई और जो ट्रेंडिंग चल रही है ना इस वक्त, वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, वो है घिन मजे तब्दीली दे। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम है, तो अभी भी आपके पास वक्त है, गरीब आदमी का ख्याल कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंडस मोटर्स जो हैं उन्होंने इजाफा कर दिया अपनी तमाम गाड़ियों में, और ये इजाफा इस तरीके से कि अगर टोयोटा अल्टस की बात की जाए तो 1,90,000 रुपए से लेकर 2,10,000 रुपए तक का इजाफा है। यारिस की बात की जाए 1,40,000 से 1,80,000 रुपए तक का इजाफा सामने आया है। रिवो की बात की जाए 2,90,000 से 4 लाख रुपए तक का इजाफा है। इसी तरीके से किया, जो कि एक मारूफ ब्रांड है, किया ने अपनी स्पोर्टेज, FWD और पिकांतो, इन तमाम गाड़ियों में भी प्राइसेस में इजाफा कर दिया है। आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना एक ख्वाब रह गया है, और गाड़ी खरीदने के बाद के मामला तो दरकिनार, लेकिन खरीदते वक्त जो अजियतें फेस करनी पड़ती हैं वो बहुत बड़ी तकलीफ का मामला है। हमारे साथ सुनील सरफराज साहब, CEO पाक व्हील्स मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी सर बुलाने की। सर, सिचुएशन ये है कि आम आदमी तवक्को करता है कि एक छोटी मोटी कोई गाड़ी बना ले और अपनी फैमिली को बाइज्जत तरीके के साथ ट्रेवल कर ले। हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बावजूद है, अरबों रुपया खर्च हो गया, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के मामले में इतनी बड़ी अजियत, आम आदमी कहां जाए? सर अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है कि आम आदमी जो है ना, जो बेचारा सफेद पोश है, वो सोचता है कि जी मैं मोटरसाइकिल पे धूप में, गर्मी में, बारिश में अपने बच्चों को लेके फिर रहा हूँ, तो मैं कुछ छत उनको दे दूं ताकि मैं एक गाड़ी ले सकूं।
और वो जब वो गाड़ी लेने के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू करता है, वो एम करता है कि जी मैं मेहरान लेता हूँ। जब तक वो मेहरान के पैसे इकट्ठे करता है, वो पता लगता है कि बहुत महंगी हो गई Very है। true. फिर वो 2-3 साल बेचारा और बैल में जितना जुटता है और अपने आप को मार के पैसे इकट्ठे करता है। बट एक ऐसी कंटिन्यूस साइकोलॉजी को मुझे नजर आता है कि बेचारा गरीब और मुतवस्सिल तबके से तो गाड़ी तकरीबन दूर होती जा रही है। सर पॉलिटिकल नैरेटिव ये है कि गाड़ी लग्जरी है, आप क्या समझते हैं, गाड़ी नीड है या लग्जरी है? सर वो जब सरकारी आपके और मेरे टैक्स के पैसे के V8 में बैठ के, लैंड क्रूजर में बैठ के या फॉर्च्यूनर के अंदर बैठ के देखें तो लग्जरी लगती है। उन सबसे कहें कि ये लग्जरी है तो खुद छोड़ के जरा नेसेसिटी पे आ जाएं। अपने बच्चों को जो है सरकारी नंबर प्लेटों की जो गाड़ियां आप स्कूलों के बाहर देखें कितनी होती हैं, भेजें जरा मोटरसाइकिलों पे, धूप खाएं, गर्मी खाएं, लाहौर की स्मॉग और फॉग दोनों खाएं, तो फिर वो उनको पता लगेगा कि लग्जरी है कि नेसेसिटी है। वेरी ट्रू और जायज बात है। एक सिचुएशन हो गई कि हमारे यहाँ पहले जीडीपी पर बात की जाती थी, पहले स्टैट्स जो हैं वो कुछ देखें तो नजर आता था कि यार ये वाकई ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं, लेकिन अब हमारे ग्रोथ के इंडिकेटर्स ये हैं कि जी इन्नियां मोटरसाइकिल बेच लियां तो इन्नियां गड्डियां बेच लियां। क्या कहते हैं सर? वो ये होता है जब ग्राउंड पे वर्क नहीं होता ना, तो ये शुरू हुआ था शौकत अजीज साहब के जमाने से। उनको किसी ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, उन्होंने कहा जी आप खेत में भी जाए तो बंदा मोबाइल लेके खड़ा होता है। इसी तरह अभी जो वजीर आजम है वो कहते हैं जी रिकॉर्ड सेल हुई मोटरसाइकिलों की, तो मैं किसी ने मजाक नहीं कहा था कि वो लोग हैं जो गाड़ियां बेच के मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, तो ये तो कोई इंडिकेटर नहीं है आपकी इकोनॉमी के बेहतर होने का। बट जब ग्राउंड रियलिटी ऐसी हो कि जो ऐसे हमारे मुल्क में है और असल में काम ना हो रहा, तो फिर इस तरह के फिगर से आई ब्रशिंग जरूर की जाती है। बट आई डोंट थिंक सो कि किसी भी मतलब वरना दुनिया में जहां में जहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ वो ये कह दें कि पर कैपिटा इनकम जो है उसके बजाय कार पर नंबर ऑफ पीपल जो है वो एक रख लें, एक तरक्की का पैमाना, जो कि है नहीं। सर ये प्राइसेस बढ़ जाती हैं और प्राइसेस 3 कंपनीज की मोनोपोली है पाकिस्तान में, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और भी आए लेकिन वो मोनोपोली नहीं टूट सकी, निस्बतन उसको डेंट जरूर आया है लेकिन वो मोनोपोली एज इट इज मौजूद है। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने ओन के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी लबकुशाई फरमाई थी, लेकिन उसके बाद वो भी मंजर से गायब हो गए। ओन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ये भी बढ़ेगा? सर देखिए, पहली बात तो मैं इससे एग्री नहीं करता कि एक मोनोपोली है। देखिए 15 कंपनियां काम करती हैं, मोनोपोली नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है ना, एज ए सोसाइटी हम सारे जो है ना वो चोर हैं, होल्डर्स हैं। रमजान आता है हम केले महंगे कर देते हैं, फ्रूट चाट महंगी कर देते हैं। इसी तरह जब वैक्सीन की बात करें, फ्लू का जमाना आता है तो फ्लोरेक्स जो वैक्सीन है वो शॉर्ट हो जाती है। सो वी आर अ नेशन ऑफ होल्डर्स। तो गाड़ियां कौन ब्लैक करता है और कौन कमाता है? कंपनी नहीं कमाती, ये इन्वेस्टर है जो मेरे आपकी तरह घरों में बैठ के गाड़ी बुक कराता है और फिर उसको खड़ा करके शोरूम पे बेचता है। तो ये एज ए सोसाइटी हम सबका अलमिया है। मैं भी और आप भी दोनों दूसरे को बुरा कहेंगे और खुद हमने 3 गाड़ियां बुक कराई होंगी ऑन पे बेचने के लिए। तो ये टोटलिटी में हमारी सोसाइटी का अलमिया है। वी आर नेशन ऑफ होल्डर्स। सर इसमें ओन का जो मामला है वो तो प्योरली कंपनी के साथ ही मिलकर चल रहा होता है ना, ऐसे तो थोड़ी ना पॉसिबल होता है। नहीं, उसमें मैं आपको समझा देता हूँ तरीका क्या होता है। देखिए कंपनी जो भी कारखाना है ना, अगर आप प्रोडक्शन से ताल्लुक रखते हो तो आपको अंदाजा होगा कि कारखाने का जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी ना उतनी पर यूनिट कॉस्ट आपकी नीचे आएगी। ठीक है। सो आपने गाड़ी का प्लांट लगाया जो कि एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये जो मार्केट में जो शॉर्टेज क्रिएट करते हैं वो होता ही है कि आपके बच्चे ने यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना है, उसको कल गाड़ी चाहिए। ठीक है, मैंने गाड़ी, मेरे पास 4 गाड़ियों के एक्स्ट्रा पैसे, मैंने 4 गाड़ियां बुक करा ली। अब आपने जाना है बच्चों को, यहाँ तो आप क्रीम पे भेजें, उबर पे भेजें, या फिर आप किराए पे गाड़ी लें, या फिर आप मेरे जैसे ब्लैकमेलर से ब्लैकमेल हो। तो ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। कंपनी, मेरा नहीं ख्याल कि एज ए कंपनी कोई भी कंपनी इसको इनकरेज करती होगी। यस, डीलरशिप लेवल पे कई डीलर हो सकते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बट अभी मुझे इस लिहाज से ये ऑन इसलिए खत्म होते नजर नहीं आ रहा बिकॉज हमारी सोसाइटी में मुझे कोई पॉजिटिव तब्दीली नजर नहीं आती। सर ठीक हो गया। इन्वेस्टर जो है उसके हवाले से क्या गवर्नमेंट के पास कोई शिकंजा मौजूद है? उसको टाइट करना ना करना वो एक अलग बात है। कानून का शिकंजा मौजूद है कि ये ब्लैकमेलिंग का सिस्टम रुक सके? कोशिश करती रहती है गवर्नमेंट, गाय बगाए डिफरेंट चीजें लगाते रहते हैं, पॉलिसियां लेके आते रहते हैं कि जी गाड़ी 1 महीना ट्रांसफर ना करें। जब वो एक रूट निकालते हैं, वो दूसरे जो हमारे जैसे अक्लमंद है, जैसे और रास्ते वाली बात करें, वो 10 और रास्ते निकाल लेते हैं। बट मेरे ख्याल से मेरे पास ये खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि अभी जो मैं आपको बता रहा ना, प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू होगी। तो जितने कारखाने अभी लग रहे थे, कोई इन्फेंसी फेज में था, फिर कोविड आ गया तो उनके पार्ट की शॉर्टेज थी। जहां तक मैं देखता हूँ अगले साल के एंड तक पाकिस्तान में ऑन नहीं होगा। अगले साल के एंड तक पाकिस्तान में ऑन नहीं होगा, ये आप समझते हैं? ये इस हवाले से कोई आपके पास डिटेल्स भी हैं? सर उसकी डिटेल मेरे पास ये है कि जितनी कंपनियां 15 की 15 आ रही हैं, उनकी प्रोडक्शन तकरीबन जो है ना टोटली रेडी टू गो। और जो उनके साथ परेशानियां थी कि कोविड की वजह से सप्लायर्स के इशू थे, मुझे नजर आता है कि वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। अब जब देखें पाकिस्तान में, इंटरेस्टिंग फिगर आपको बताता हूँ, आज से 3 साल पहले जब आप कह रहे हैं ना 3 कंपनियां थी, तब हमारी टोटल प्रोडक्शन 2 लाख यूनिट थी। आज 15 के साथ भी हम 2 लाख यूनिट पे खड़े हैं।
रीजन बीइंग कि कोविड की वजह से शॉर्टेजेस थी, ये वो। अगले साल इन सब ने अगर अपने प्लांट चलाने और अपनी पर हेड कॉस्ट खत्म करनी है और कम करनी है, दिल हैव टू प्रोड्यूस लॉट इन नंबर्स, और जब वो नंबर से प्रोड्यूस करेंगे तो सप्लाई इंक्रीज होगी और डिमांड को सरपास करेगी और फिर आपका ऑन खत्म होगा। ठीक हो गया सर। पाक व्हील्स का प्लेटफॉर्म जो है उसको एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म समझा जाता है। कोई मैसेज देना चाहे उन लोगों के लिए जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं और गाड़ी एक बार फिर उनकी इस्तात से निकलती जा रही, करें क्या रिव्यू के साथ साथ और क्या करें? सर मेरे ख्याल से तो ये करना पड़ेगा कि एक तो सब्र कर सकते हैं, दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशन को रिवाइज कर लें। अगर कोई बंदा महंगी गाड़ी खरीद रहा था वो अपने आप को एक लेवल नीचे पे ले आए, जो उससे महंगी खरीद रहा था वो उससे नीचे ले आए। तो अगर मैं लेट्स से सुजुकी कल्टस खरीदना चाह रहा था और मेरी जेब में नहीं आती तो मुझे ऑल्टो पे इक्तफा करना पड़ेगा, या अगर मैं टोयोटा करोला पे इक्तफा कर रहा था मेरे से अब वो मेरी जेब में नहीं आती तो मुझे यारिस लेनी पड़ेगी। हर बंदे को अपनी एक्सपेक्टेशन एक लेवल डाउन करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस डेप्रिसिएशन हैज लेड अस टू अ पॉइंट वहां एवरी पर्सन इन दिस नेशन इज पुअर देन यस्टरडे अनफॉर्चुनेटली। एंड थैंक यू वेरी मच सुनील सरफराज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्टीमेट बात वही है कि हमें बहैसियत कौम, बहैसियत अवाम, बहैसियत आम आदमी अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिवाइज करना होगा। इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। रियासत मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन बहुत शदीद है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। करना चाहते हैं अगर आप, तो उसके लिए आपको पहले एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा, और एंट्री टेस्ट जो है उसमें 100 में से 50 नंबर एलिजिबल होने के लिए आपको पहले अटेन करने होंगे। यानी समझा ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो मामला जो था कि जब कुछ नहीं कर पा रहे तो जी ये कर लेते हैं, ये फेज 2 में दाखिल हो चुका हुआ है और इसमें काफी आसानी होगी। और उम्मीद ये भी है कि आने वाले दिनों में लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं वो सीजन्ड भी होंगे, बेहतर भी होंगे। हमारे साथ माहिर कानून आमिर सईद साहब मौजूद हैं। आमिर भाई कैसे हैं? से ठीक है आपकी? आमिर साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है, उनसे राब्ते की दोबारा कोशिश भी करें। तो जो तमाम तलबा ख्वाहिशमंद हैं, तवक्को रखते हैं कि उन्होंने LLB करना है, कानून की डिग्री हासिल करनी है, तो बताते चलें कि HEC की जानिब से खसूसी तौर पर यह अहकामात जारी किए गए और यह फैसला किया गया कि एंट्री टेस्ट जरूरी होगा, और जो उम्मीदवार एंट्री टेस्ट पास नहीं कर सकेगा वो इस अहल नहीं होगा कि वो किसी भी इदारे से LLB की डिग्री के हसूल के हवाले से एडमिशन हासिल कर सके। और जब एडमिशन हासिल नहीं कर सकेगा तो ऑब्वियसली उस मामले को आगे लेकर नहीं चला जा सकेगा। 15 नवंबर आखिरी तारीख HEC की जानिब से दी गई है जी। अगर 15 नवंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते तो आप इस जिम्न में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आमिर सईद साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। आमिर भाई, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी। आमिर साहब, कैसे देखते हैं HEC के इस इकदाम को कि एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है? आप एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ वकील, मैं इस चीज को एडमायर करता हूं कि HEC ने ये ऐसा काम किया है, क्योंकि इससे वही लोग अब जो है ना इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर आएंगे जो प्रॉपरली इसके अंदर आगे काम करना चाहते हैं और इस फील्ड को आगे अडॉप्ट एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं। इससे पहले भी जो ऑलरेडी पंजाब बार काउंसिल ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने डिसीजन किया है कि हम लॉ गेट का टेस्ट लेंगे, उसके जरिए ऑलरेडी पहले टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट के जरिए स्क्रूटनी हो रही है कि जो लोग प्रॉपर पढ़ के हैं वही लोग ही आ सकते हैं। जो HEC ने ये काम किया है ये बड़ा काबिल साइश है। इससे जिस तरह मेडिकल के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर लोग आते हैं, जिनके अंदर आके वो अपने लोगों को, अच्छे लोगों को आगे लेके आते हैं, जो लोग प्रॉपरली सही तरीके से आगे पढ़ना चाहते हैं, तो ये अच्छा इक़दाम है। यानी एलिजिबल लोग जो हैं उन पर ही इन्वेस्ट किया जाए और उनको ही तैयार किया जाए, पॉलिश किया जाए। बिल्कुल जी, ऐसी है। जो एलिजिबल, जो आगे करना चाहते हैं, ये नहीं है कि आगे LLB करने के बाद अपना प्राइवेट बिजनेस करें या कुछ और काम करना चाहें, उनके लिए नहीं होना चाहिए। ये उनके लिए जो बाकायदा प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतर होगा। आमिर साहब, ये एक एडिशनल फिल्टर होगा जो फिल्टर करके स्टूडेंट्स को आगे लेकर जाएगा। एंट्री टेस्ट जो है, लॉ गेट जो है उसमें और ये एंट्री टेस्ट जो है, ये दोनों फिल्टर्स में डिफरेंस किस तरीके से हम समझ पाएंगे, या गोल एक ही है? देखिए, नहीं, तरीका गोल ये है कि ये बेसिक, जब आप मेडिकल के लिए आप FSC करते हैं, FSC करने के बाद आपको मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए वो टेस्ट लेना पड़ता है, तो वो उस टेस्ट के लिए स्क्रूटनी हो जाएगी। फिर जब आपने कॉलेज के अंदर अपनी 5 साल या 6 साल अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद लाइसेंस लेना है। ये भी नहीं कि कई लोग होते हैं कि वो आगे पेपर दे लेते हैं, तो लॉ गेट का आगे टेस्ट प्रॉपर उसके लिए कि आपने, कई लोग होते हैं जिन्होंने LLB की डिग्री लेनी होती है, सिर्फ उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी होती है, वो प्रैक्टिस से पहले का जो लॉ गेट है वो आगे पहले चल रहा है। यानी कि ये फिल्टर की डबल लेयर है, डबल लेयर हो जाएगी, जो पहले किसी प्रोफेशन में नहीं है। क्योंकि मेडिकल में भी जो एंट्री टेस्ट पास कर लेता है वो मेडिकल में आ गया, और उसके बाद उसको कोई आगे नहीं है, वो डॉक्टर बन जाते हैं, उसको आगे आप इसके अंदर डबल फिल्टर होगा और अच्छे लोग आगे हैं।
थैंक यू वेरी मच आमिर सईद रान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये अच्छी चीज़ है और अल्लाह करे कि इसे एक अच्छी आउटकम इस सोसाइटी के हवाले से मिल सके और ये मुकद्दस और मोतबर जो प्रोफेशन है लॉयर्स का, इसमें ज़्यादा निखार आ सकेगा। इस उम्मीद और इस तवक्को और दुआ के साथ कि आने वाला दिन खूबसूरत हो और वतन अजीज़ के लिए खैर का हो, इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम।